हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। तो चलिए आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम सब ने ये पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम रख दें किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, और उसके अलग अलग डिफरेंट केसेस हमने स्टडी किए थे। ठीक है, उसके पहले भी हमने कुछ लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक स्ट्रेट वायर के कारण, एक चार्ज रिंग के कारण। तो अलग अलग केस के कारण हम लोग निकाले थे। देखिए, ट्वेल्थ के केस में जो ट्वेल्थ का जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ जो नॉर्मल सिंपल केस होता है, एक चार्ज रिंग के कारण, एक स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है वो है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो इसके भी बहुत सारे केसेस बनते हैं। जैसे रिंग में आपका हाफ रिंग हो गया, कि अगर सेमी रिंग है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना बन रहा है, या फिर उसका 1/4 रिंग है उसके कारण क्या बन रहा है, या फिर एक हमारा आर्क है उसके कारण कितना बन रहा है। इसी तरह अगर एक स्ट्रेट वायर के सेंटर पे है, एक फाइनाइट वायर है, उसके सेंटर पे क्या होगा, अगर उस पॉइंट को हम वायर के एक एंड के नज़दीक ले जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर इनफाइनाइट वायर ले लें तो क्या होगा। तो अलग अलग केसेस बनते हैं और उनके अलग अलग फॉर्मूलेज आते हैं। तो ट्वेल्थ में आपका उतना बड़ा सिलेबस है नहीं, क्योंकि अगर उतना मैं पढ़ाने लग जाऊंगा या फिर उतना सिलेबस में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपका ट्वेल्थ का सिलेबस तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। हर चीज़ आपको पढ़ाया जाता है, हर फिजिक्स का हर डिपार्टमेंट जो होता है, ये बोल सकते हैं हर सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे आपका मैग्नेटिज्म का हो, या फिर ऑप्टिक्स हो, या फिर आपका अल्टरनेटिंग करंट हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी सब कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है। इसलिए उतनी सारे टॉपिक्स डाले नहीं गए आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में। फिर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे JEE का या एडवांस का, नीट का, तो उन्हें वो पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक लेक्चर। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊँ फर्स्ट चैप्टर तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड चैप्टर जो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर आएगा हमारा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड के केस में, वहाँ भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो उतना लंबा हमें नहीं करना है, जितना सिलेबस में हमें वही पढ़ना है। बाकी अब जब आगे जाओगे BSc में तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और जो JEM का तैयारी करता है, IIT JEM सब का, वो तो बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाएगा वो पता नहीं रहता है। तो बहुत डीप में जाके बताया जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, ट्वेल्थ के जो बेसिक्स होते हैं वो सीख रहे हैं। बाकी एडवांस लेवल में आप लोग BSc में तो पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद हमें समझना ये गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आगे बताऊंगा। तो उसके लिए पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाना चाहूँगा, वो है हमारा एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर के बारे में कुछ लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं समझा देता हूँ, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज होने वाला है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है वो देखिए। एरिया वेक्टर नाम से पता चल रहा है कि एरिया का वेक्टर। ठीक है, हमें पता है कि लेंथ जो हम नापते हैं, लेंथ जो है हमारा वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेंथ क्या है, एक हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं, स्केलर या वेक्टर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ दूसरा चीज़ सोच के। तो लेंथ हमारा क्या है, लेंथ हमारा एक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि हम लेंथ को नापते हैं तो कैसे नापते हैं, एक डायरेक्शन की ओर नापते हैं। क्योंकि हमें मापना कि इसको मापना है, मान लीजिए इस बोर्ड की इस साइड को मापना है तो हमें इधर ही मापना होगा, ऐसा नहीं कि इसको इधर मापना है, क्योंकि ये एक फिक्स डायरेक्शन में है। तो ये क्या है, एक एरिया, ये वेक्टर होता है। क्योंकि इसमें देखिए मैग्नीट्यूड तो होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैं इसका अगर ये वाला साइड लूँ तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, जो भी होगा ये मेजरमेंट, वो एक इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और इस डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में बोल सकते हैं, या वर्टिकल डायरेक्शन में इसका क्या है, लेंथ है। ठीक है,
इसी तरह हमारा आता है एरिया। तो एरिया हमारा क्या है, 4 वेक्टर से मिलके बने हुए हैं, 4 साइड से मिलकर बने, ये हमारा एरिया है। ये क्या हमारा, ये हमारा एरिया है, ठीक है, ये हमारा एरिया है। तो ये किससे मिलकर बना, तो 4 लेंथ से मिलकर बना, यानी 4 वेक्टर से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका जो कोई भी एरिया बनता है तो उसका जो ये परपेंडिकुलर जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर एक जो वेक्टर निकलता है उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। जैसे ये एरिया है, ये एक एरिया है, तो इससे जो परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो ये जो कहलाता है, ये हमारे जो दिख रहा है ये कहलाता है एरिया वेक्टर। क्योंकि एरिया क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें एक वेक्टर आएगा जो आएगा हमारा एरिया वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो किसी भी एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होता है, किसी भी एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, उसका एरिया वेक्टर कहलाता है। जैसे मेरे पास ये बुक है, ये बुक है, ये एरिया है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ये। इधर से कर देंगे एरिया तो इसका परपेंडिकुलर ये, ऐसे कर देंगे तो इसका परपेंडिकुलर ये। मतलब जैसे हम एरिया चेंज करेंगे उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा। एरिया वेक्टर का एक बहुत ही बड़ा यूज है, हम लोग जो हमेशा देखते हैं जब हम बरसात के दिनों में छाता यूज़ करते हैं, तो छाता हमारा क्या होता है, छाता हमारा होता है वो जो कपड़ा का बना हुआ होता है, चारों साइड से एक गुम्बद टाइप का, वो होता है हमारा छाता। लेकिन उसके बीच से एक हैंडल निकला हुआ रहता है और उस हैंडल को हम पकड़ते हैं, ना कि उस पूरे कपड़े वाला जो फ्रेम बना होता है उसको नहीं पकड़ते। किसको पकड़ते हैं, हम लोग उस हैंडल को पकड़ते हैं। और हमें छाता को घुमाना रहता है तो पूरा का पूरा जो फ्रेम होता है उसको पकड़ के नहीं घुमाते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, जो उसका हैंडल होता है उसको पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं। मान लीजिए पानी, बारिश इधर से हो रही, तो छाता मेरा पहले इधर से था, हमने क्या किया, एरिया वेक्टर जो उसका हैंडल है उसको पकड़ा और उसको ऐसे कर दिया। तो जैसे मैं एरिया ये उसका जो हैंडल है इसको ऐसे करूँगा तो वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है, जो फ्रेम रहता है, वो पूरा इधर मुड़ जाता है। तो मैं अगर जिधर भी करना चाहूँ वो छाता को जिधर भी करना चाहूँ, उस फ्रेम को, जो वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो फ्रेम बना हुआ है, उसको मैं जिधर भी मोड़ना चाहूँ तो मुझे पूरा वो फ्रेम पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, उसका जो हैंडल है उसको पकड़ के घुमा देते हैं। तो वो जो हैंडल है वो क्या है, हैंडल ही वो क्या है, एरिया वेक्टर है। क्योंकि वो पूरा फ्रेम को अगर हम एक फ्लैट बना दें, क्योंकि वो तो मुड़ा रहता है, अगर उसको फ्लैट बना दें तो वो एक एरिया घेरेगा, पूरा एक एरिया बनेगा। और उस एरिया का परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो उसका हैंडल आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हाँ, ये बुक ही मैं दिखाता हूँ कि ये मान लीजिए मेरा एरिया वेक्टर है। मान लीजिए इस बुक को मुझे इधर मोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरा बुक पकड़ के नहीं मोड़ूंगा, मैं सिर्फ इस एरिया वेक्टर को क्या करूँगा, ऐसे रोटेट कर दूंगा, मतलब ऐसे घुमा दूंगा। तो एरिया वेक्टर हमारा इधर आ गया, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, हमारा बुक भी इधर, यानी एरिया इधर मुड़ जाएगा। तो कुल मिला के एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन है, एक वेक्टर है जो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किस पर, एरिया पर। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब आप बीएससी में जाओगे और वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जब हम निकालते हैं ना, वो क्या आता है, हमेशा नॉर्मल वेक्टर होता है, वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है जिस सरफेस पे हम निकाल रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरिया वेक्टर का, है छोटा लेकिन यूज़ बहुत जगह होता है। तो सिंपली याद रखना है कि एरिया वेक्टर एक वेक्टर होता है जो किसी भी एरिया से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे ये बोर्ड एक एरिया है, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा, स्केल कहाँ गया, स्केल चलो छोटा वाला स्केल, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एरिया वेक्टर है। बोर्ड का ये प्लेन है, ऐसे निकल रहा है बाहर, तो ये हमारा का एरिया वेक्टर हुआ, ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो एरिया वेक्टर आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले आप फ्लक्स वर्ड का मतलब समझिए। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और फ्लक्स, तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लक्स का मतलब होता है कि जिस क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्वांटिटी किसी एरिया से, यानी यूनिट एरिया से, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा, उस पर्टिकुलर एरिया से कितना पास हो रहा है। कितना पास हो रहा है इसका मतलब क्या है कि हम काउंट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। उस क्वांटिटी जो पार हो रही है उस एरिया से, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम मेजर कर रहे हैं, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। जो जिस भी क्वांटिटी की हम बात करेंगे, जो भी किसी एरिया से, किसी पर्टिकुलर एरिया से पार होगा, उसको हम मेजर करेंगे और उस मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है। तो फ्लक्स बहुत तरह के होते हैं। एयर फ्लक्स, जिसमें क्या एक पर्टिकुलर एरिया से एयर पास हो रहा होगा। वाटर फ्लक्स, किसी एक पर्टिकुलर एरिया यानी पाइप से जहाँ पानी निकलता है, पानी बहता है, वहाँ से निकलता है, तो हम क्या बोलते हैं? वाटर फ्लक्स। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है किसी एरिया से। इसी तरह आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है एरिया से। तो यहाँ पे मैं एक जनरल लाइफ से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्लक्स के बारे में, कि मान लीजिए कि एक घर में खिड़की है जो 1 मीटर स्क्वायर का, यानी लंबाई और उसका चौड़ाई क्या है? 1 मीटर है, तो हो गया उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए बाहर बहुत हवा चल रही है और हमने क्या किया, जो ये खिड़की है उसका एक पल्ला हमने खोल दी, खिड़की का एक पल्ला खोल दिया, एक पल्ला लगा हुआ है, तो कुछ हवा आएगा अंदर। ठीक है। अब वो हवा जितना आ रहा है उसको हमने मेजर किया। अब हमने दूसरा पल्ला भी खोल दिया, तो अब ज़्यादा हवा आ रहा है। इसका मतलब कि जो पूरा एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का, उससे जो हवा आ रही है उसको हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर पा रहे हैं। एक पल्ला खोलते हैं तो हम बोलते हैं कि कम हवा आ रही है, दूसरा पल्ला भी खोलते हैं तो हम कहते हैं कि हवा अब ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या है? एयर की क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब वो जो खिड़की है उससे पास होने वाला एयर जो है वो बढ़ गया। पहले एक पल्ला था तो एरिया कम था, तो एरिया कम होने के कारण क्या होता है, वहाँ से एयर जो है वो कम पास हो रहा था, तो वहाँ से फ्लक्स कम जा रहा था। तो अगर दूसरा पल्ला भी खोले हमने, तो उससे क्या हुआ कि एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से क्या हुआ, अब हवा ज़्यादा जाने लगा, यानी एरिया बढ़ने से क्या हुआ? फ्लक्स भी बढ़ गया। इसका मतलब कि फ्लक्स का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है किससे? एरिया से। जितना एरिया रहेगा फ्लक्स उतना रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे कैसा रिलेशन होता है। इसका मतलब ये पता चलता है कि जहाँ भी हम फ्लक्स का बात करेंगे वहाँ पे एरिया तो आना ही है, एरिया तो आएगा ही, और दूसरा आएगा वो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी का फ्लक्स निकाल रहे हैं। वाटर का फ्लक्स निकालेंगे तो एक पाइप से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, क्रॉस सेक्शन एक पाइप है, इस तरह का एक पाइप है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो इससे कितना पानी निकल रहा है हर एक सेकेंड में कितना पानी निकल रहा है, तो वो हो जाएगा वाटर फ्लक्स। एरिया तो है ही, डिपेंड कितना कर रहा है? वाटर पे, तो वहाँ पे आ जाए, डिपेंड कर रहा है वाटर पे भी, कि वाटर आ रहा है तो वाटर का फ्लक्स हो जाएगा, और एरिया तो है ही, पहले से डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा कहने का एक ही मतलब यही है, मतलब कुल मिला के यही कहने का मतलब है कि जो फ्लक्स है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, कि उसमें कितना जो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का फ्लक्स निकाल रहा है वो क्वांटिटी कितना आ रहा है, और जहाँ से वो पास हो रहा है उसका एरिया क्या है। 2 चीज़। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि पैरेलल है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पैरेलल है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसका बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें दिखता नहीं है, तो उसको हम इमेजिन करने के लिए हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में लाते हैं, उसकी अवधारणा करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरिया लाया, कोई भी शेप का हो, उसको लाके से रख दिया।
ऐसे लाइंस पास हो रहे थे, ऐसे ऐसे, ठीक है। हमने एरिया ऐसा ला के रख दिया, तो इस एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वांटिटी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैंने वाटर समझाया, एयर का समझाया, इसी तरह सेम टू सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। वहाँ पे खिड़की वाले केस में हम क्या मेजर कर रहे थे? एयर की क्वांटिटी। इस पाइप वाले में हम क्या कर रहे थे? वाटर की क्वांटिटी। यहाँ पे फ्लक्स निकालने किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो हम यहाँ पे किसकी मेजरमेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेजरमेंट कर रहे हैं। हम माप किसको रहे हैं? मेजरमेंट किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि इस एरिया, जो ये एरिया यहाँ पे रखा हुआ है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसकी उस जो मेजरमेंट आएगा, वो जो मेजरमेंट आएगा, मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, उसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी किसी तरह का वेक्टर जैसा कुछ सुनने या देखने को मिल नहीं रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये तो क्लियर हो गया? ओके। तो ये तो यहाँ पे सिंपल केस था, तो मैंने भी बताया, अभी मैं और केसेस बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन का डेफिनेशन लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो वीडियो पास करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। अब इसकी मैथमेटिकल, अब इसका फिजिकल चीज़ को आप समझ लिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसको फील भी कर लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। तो फ्लक्स को हम हमेशा डिनोट करते हैं फाई से, फाई, ये फाई होता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकाल रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वाटर का निकालेंगे तो वाटर होगा, एयर का निकालेंगे तो एयर होगा, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, ठीक है। इसकी मैंने बोला ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके। अच्छा, इसका अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगा? तो फ्लक्स का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो गया फ्लक्स का यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। इसी तरह आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट बड़ी वाली चीज़ है नहीं इसका डायमेंशन निकालना, तो आप निकाल लीजिएगा। इसका डायमेंशन मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, तो मैं निकालने नहीं जा रहा हूँ। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख देता हूँ, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml क्यूब t-3 और a-1, ये होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। आप निकाल के देख के, मतलब निकाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा सिंपल केस था। अब मान लीजिए, अभी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है एरिया पे। अगर मैं एरिया को, अभी मैंने एरिया कैसे रखा था? ऐसा रखा था। अब मान लीजिए मैं एरिया को ऐसे रख दूँ, ऐसे रख दूँ, पूरा फ्लैट रख दूँ, या फिर ऐसे रख दूँ, तब फ्लक्स कितना होगा? अब हम निकालते हैं वो के अलग अलग केस निकालते हैं। तो इसके लिए मैं पहले इसको ना रब करता हूँ, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ मिटा के, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा नोट्स का सहारा लेता हूँ, क्योंकि ये ना कि कुछ टॉपिक्स छूट जाए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि बताने के चक्कर में, थोड़ा एक्सप्लेन करने के चक्कर में कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा नोट्स का सहारा लेता हूँ ताकि कोई टॉपिक्स ना छूटे, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे, मैं थोड़ा स्केल से बनाता हूँ, फिगर अच्छा बनेगा, ठीक है।
देखिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एरिया ऐसे बनाया और ऐसे एक एरिया ला के रख दिया। एक एरिया था, मैंने ऐसे इसको ऐसे करके रख दिया। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये एरिया से कितना, इस एरिया से कितना पास हो रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे था और हमने जो एरिया लाया वो ऐसा करके एरिया रख दिया, तो जरूरी जाहिर सी बात है कि इस केस में जितना एरिया पास हो रहा होगा, इस केस में उतना एरिया तो पास हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास, सॉरी, इस केस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रहा था, इस केस में उतना तो नहीं पार हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, कुछ कम हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेंगे। एरिया वेक्टर क्या है कि ये एरिया है तो उसका एक वेक्टर होगा, और वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, थीटा। क्या बना रहा है, थीटा। तो अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कैलकुलेशन होगा वो आएगा हमारा ऐसे, फाई इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे एरिया लेना है, एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, तो अब यहाँ पे एरिया का हम बात नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें पता नहीं कि कहाँ से कितना फील्ड लाइन्स पास होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एरिया मानते हैं, छोटा सा इन्फिनिटेसिमल, मतलब बहुत छोटा सा एरिया, उसका ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, उसका ये एरिया वेक्टर है। पूरे का नहीं मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, सिर्फ इस बड़े वाले का नहीं मान रहा हूँ, ये जो छोटा वाला एरिया है ना, ये स्मॉल एरिया, उसका ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मैं मान लेता हूँ कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया जो है वो है डी ए। क्या है, डी ए, पूरे का ए है, तो बड़े वाला का क्या है, छोटे पूरे का ए है तो छोटे वाला का क्या है, डी ए। अब ये डी ए का ये वाला एरिया वेक्टर है, तो ये जो है वो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, डी ए कॉस थीटा। क्या आएगा, डी ए कॉस थीटा। इसका मतलब कि ये और ये दोनों मल्टीप्लाइड में है, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि हमें क्या लेना है, जब हम पिछला वाला केस देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे था, ठीक है, एरिया वेक्टर हमारा सिंपली क्या था, ऐसा था, इस तरह से रखा हुआ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे था, हमारा एरिया वेक्टर भी क्या था, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये था, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो जो फ्लक्स आ रहा था वो मैक्सिमम आ रहा था। अभी मैक्सिमम कैसे आएगा इस फॉर्मूले से वो मैं बताऊंगा। तो वहाँ पे मैक्सिमम आता है, यानी सबसे ज़्यादा फील्ड लाइन्स पास हो रहा था उस जब ऐसे रखा हुआ था, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन इधर था, दोनों का सेम डायरेक्शन होने के कारण फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा था। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं कि ये छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पार हो रहा है वो निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ले लेंगे, और वो क्या आएगा, डी ए कॉस थीटा, और इधर आएगा डी ए साइन थीटा। और डी ए साइन थीटा से हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें ए अलॉन्ग वाला जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो वाला कंपोनेंट लेना है। तो वो कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिया, मल्टीप्लाई किया, और जो बना वो क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। और ये जो फ्लक्स आ रहा है वो इस छोटे वाले एरिया से आ रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो छोटा फ्लक्स आएगा, तो ये आ जाएगा डी फाई। देखिए जहाँ भी डी फाई, डी ई, डी बी ऐसा कुछ वर्ड आएगा, इसका मतलब वहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो छोटे से अमाउंट का बात किया जा रहा है। अगर डी बोला जा रहा है छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, कम इलेक्ट्रिक फील्ड, डी बी बात किया जा रहा है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, कम मैग्नेटिक फील्ड, डी ए बात किया जा रहा है छोटा सा एरिया, डी बी बात किया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं इसको डीटो बोला जा रहा है छोटा सा वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम, डी एल छोटा सा लेंथ, बहुत छोटा सा लेंथ, ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे डी फाई का मतलब क्या हो गया, छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी छोटा सा फ्लक्स। अब हमें क्या करना है,
ये पूरे एरिया से कितना फ्लक्स पार हो रहा है, मतलब फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पार हो रहा है, उसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो ये टोटल एरिया से कितना फ्लक्स लिंक है, मतलब जुड़ा हुआ है, फ्लक्स लिंक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। फिजिक्स में हम टोटल कैसे निकालते हैं, अगर डिस्क्रीट है तो समेशन करके निकाल देते हैं, जोड़ के एक एक जोड़ के। अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अभी हम लोग बहुत इंटीग्रेशन करने वाले हैं, बीएससी में जाओगे, एमएससी में जाओगे, बहुत सारा आप लोग करेंगे इंटीग्रेशन, और हर चीज़ में यही करना है बस। छोटे से के लिए निकालिए, पूरा के लिए निकालना इंटीग्रेट कर दीजिए बस। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी इंटीग्रेशन वाला कि ये ऐसा क्यों करते हैं, फिर बड़े के लिए क्यों करते हैं। जब आप बार बार एक ही चीज़ को करोगे ना तो वो क्लियर हो ही जाता है। तो यहाँ पे हमें नेट फ्लक्स निकालना है, तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 = इंटीग्रेशन E.dA cos थीटा। ये हो गया हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए, अगर वो ऑब्जेक्ट थीटा एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा एंगल बना के वो रखा हुआ है, ठीक है। तो उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, वो है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब एक सरफेस के लिए। मान लीजिए हमारा सरफेस जो है, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्लोज है, मान लीजिए फुटबॉल है, उसके अंदर चार्ज रख दिया। अब चार्ज रख दिया तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, मतलब निकलेगी नहीं, मतलब एज्यूम कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक फुटबॉल है, उसके अंदर सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, उसकी तरफ से चारों तरफ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, चार्ज रखेंगे खींचेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह दिखेगा, इमेजिन कर सकते हैं। तो उस फुटबॉल के अंदर अगर रख दें हम, फुटबॉल के अंदर अगर रख दें एक चार्ज को, तो उससे चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, और फुटबॉल के जो सरफेस होते हैं, कर्व सरफेस होते हैं, उससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ से पार होंगे। तो वहाँ भी हम कह सकते हैं क्या, कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है किससे, सरफेस से। तो एक फुटबॉल है, इस तरह का एक गोल सा फुटबॉल है, इसके सेंटर में रखा हुआ एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पार हो रही है, ऐसे 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 हर डायरेक्शन में पास हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो वहाँ भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो एक क्लोज सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसी तरह एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसके सेंटर पे हम रख दिए या फिर कहीं भी रख दिए, आगे जाके आप बेसिक में पढ़ोगे। ये फ्लक्स में मैं बहुत कम बता रहा हूँ यहाँ पे 12th में। बेसिक में जाने के बाद जब IIT JEE सब का तैयारी करते हैं तो वहाँ पे चार्ज को कॉर्नर पे, सेंटर पे, किसी फेस पर रख देते हैं, तो किसी एल्स के कॉर्नर पे रख देते हैं, अलग अलग डिफरेंट। एक हेमिस्फेयर है, उसके बीच में रख देते हैं, कोन है, उसके कोन के नीचे रख देते हैं, आधा चार्ज बाहर है, आधा चार्ज अंदर। इस तरह से अलग अलग सरफेस के कारण हमारा, यानी अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। उतना भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए हम यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो क्लोज सरफेस के लिए जो आता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता है, तो वो जो बताया गया था वो गॉस के द्वारा बताया गया था। और गॉस ने ये बताया था कि जो एक क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, phi = Q enclosed by ε0, या फिर इसको हम कह सकते हैं, अच्छा इसको भी रहने देते, काम करते हैं, क्योंकि जब मैं गॉस थ्योरम बताऊंगा ना तो गॉस थ्योरम का यही डेफिनेशन है कि एक क्लोज सरफेस से कितना पास होता है। तो मैं इसको भी रहने देता हूँ, जब मैं गॉस थ्योरम बताऊंगा उस टाइम में ये क्लोज सरफेस वाला डिस्कस कर दूंगा।
फिलहाल मैं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इतना ही है, इसके आगे और कुछ है नहीं। तो आई थिंक ये सारा हो गया होगा। अच्छा ठीक है, एक मैं इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ लिखना चाहता हूँ कि इसी केस में अगर क्लोज सरफेस से पास हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक कीबोर्ड रख दिया, या फिर कीबोर्ड नहीं चलिए, कोई रैंडम शेप है, किसी भी शेप का एक टेढ़ा मेढ़ा जैसा तैसा एक सरफेस लाया जो क्लोज है, चारों तरफ से बंद है, कहीं से भी वो खुला नहीं है, उसको ला के रख दिया, तो उससे जो फ्लक्स पास होगा वो सिंपली वही होगा फाई। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन एस लगेगा, सरफेस से करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा सिंबल बन जाता है ऐसे। इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशन करेंगे वो क्लोज सरफेस पे करेंगे, उसके ऊपर करेंगे, उसके चारों तरफ से निकालेंगे, क्लोज सरफेस है उसके चारों तरफ निकालेंगे, और बाकी सब यही रहेगा। ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये हमारा क्लोज सरफेस के लिए है। फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है। अच्छा, इसको मैं वेक्टर के नोटेशन में भी लिख सकता हूँ। कैसे? फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा और डॉट प्रोडक्ट है, तो दोनों के बदले में क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, यहाँ पे अगर कॉस थीटा लगाना तो डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये इंटू है, ये डॉट नहीं है, इंटू। तो मैं यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में लिखूँगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा एरिया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ही, तो ये हो जाएगा वेक्टर डॉट, यहाँ पे डॉट आ रहा है, और यहाँ पे हमारा आएगा एरिया, ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक स्केलर मिलता है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि फ्लक्स क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक सॉरी। तो यहाँ भी पता चल रहा है मैथमेटिकल रूप से भी कि फ्लक्स जो है वो क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक वो स्केलर देता है। तो यहाँ पे फाई जो है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे इससे आगे वाले लेक्चर में जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम यही कहता है कि एक क्लोज सरफेस के लिए, वो हमेशा एक क्लोज सरफेस के लिए बताता है, वो एक जनरल सरफेस के लिए बताता है। जनरल सरफेस के लिए तो ये जनरल मेथड जो है फ्लक्स निकालने का वो यही है। यहाँ पे देखिए, इस मेथड से हम एक क्लोज सरफेस से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक इस फील्ड में एक क्लोज सरफेस मैंने ला दिया, तो उसमें मुझे क्या करना होगा? मान लीजिए एक फील्ड यहाँ पे है, एक ऐसे फील्ड लाइंस पास हो रही है, यहाँ पे मैंने क्या किया? एक क्यूब ला के रख दिया, तो उसके क्यूब से देखिए एक ऐसे फेस होगा, एक ऐसे फेस होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा और एक इधर से होगा। 6 फेसेस होंगे। अब उसके 6 फेसेस से तो पास होंगे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला फेस होगा उसी से पास होगा, बाकी इधर वाला से तो पास होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे टच करके निकल जाएगी, इसी तरह इधर वाला अंदर वाला फेस ऐसे टच करके निकल जाएगा। ऊपर वाला फेस से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे टच करके निकल जाएगा, पास तो होगा नहीं। नीचे वाला भी इसी तरह, यानी सिंपली क्या होगा? 2 फेस से पास होगा। तो हमें क्या करना होगा? 6 इंटीग्रेशन करना होगा। इसको हमें 6 बार लिखना होगा, 6 बार इंटीग्रेशन करना होगा, और 6 बार इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें से 4 तो 0 हो जाएगा, जो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 4 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होगी, इसके कारण 0 हो जाएगा। सिर्फ ये 2 जो आएगा, ये वाला और ये वाला, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, तो इसी कारण फ्लक्स आएगा। पर हमें 6 करना पड़ता है। स्फीयर के केस में आएंगे, सिलेंडर के केस में आएंगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा फ्लक्स निकालना इस मेथड से। तो उस मेथड में हमारा जो कारगर जो आता है वो आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आगे बताऊंगा, वो एक चुटकी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के दे देगा। एक चुटकी मतलब एक झटके में निकाल के दे देगा।
बताएंगे कैसे, बताऊंगा कैसे आएगा। सो फिलहाल मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स चर्चा करना चाहूँगा कि मान लीजिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से अलग अलग तरीके से मैं सरफेस को रखता हूँ। देखिए यहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं फ्लक्स को सिंपली लिखूँ एक सिंपल सा फॉर्म में, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल मैं लिख रहा हूँ, डी ए नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं इंटीग्रेशन करके लाया हूँ, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके मैं ऐसे लाया हूँ, तो ई ए कॉस थीटा है। ठीक है, ये यहाँ पे डी ए नहीं लेना, क्योंकि मैं पूरे एरिया पे कर दे रहा हूँ, ये पूरे एरिया पे मैंने कर दिया, तो ये आया। अब हमारा फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा थीटा पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट हो जाएगा। एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया तो हम बदल नहीं रहे, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बदल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहा है, तो हमारा जो एरिया होगा वो तो सेम रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा थीटा पर कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में हम सरफेस को कैसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें या ऐसे रखें, कैसे रखें, उस पर डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम सिंपली नॉर्मली रख दें, कैसे, ऐसे रखता हूँ, यानी ये तो नहीं दिख रहा होगा, छोड़िए मैं आपको विजुलाइज करके दिखाता हूँ। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, ऐसे। ठीक है, मेरे राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, ये एरिया है। ठीक है, ऐसे मैंने रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, यानी एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ सब में थीटा आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही है, ऐसे जा रही है, यूनिफॉर्म है, एक रीजन है, एक जगह पे है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बना, वो मेरा अभी मतलब नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म है। ये एरिया में लाया, इसको मैंने ऐसे रखा। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, अगर इस तरफ देखें तो इससे परपेंडिकुलर होगा, यानी ऐसे होगा। इधर देखें तो ऐसे होगा, तो मैं इधर मान रहा हूँ पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी इधर, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा cos 0, cos 0 मतलब E इंटू ए। इसका मतलब कि इस केस में, जिस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम होगा, उस केस में मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। यही क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्लक्स है ये। इस केस में सबसे ज़्यादा फील्ड लाइन पास होगा, सबसे ज़्यादा फील्ड लाइन्स। आप काउंट करिए, आप देखिए, खुद से कीजिए, काउंट कीजिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होगा। इसको आप समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं, यहाँ मतलब हटाता हूँ और इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं एयर से। ठीक है, इधर से एयर आ रहा है। ठीक है, मैंने लाया, ऐसे रख दिया, क्या रख दिया, एक एरिया को। अब मैं इधर से इसे पकड़ के रखा हूँ धक्का। अब मैं महसूस क्या करूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा बल लग रहा है इसको ऐसे रखने में। क्यों, क्योंकि जैसे एयर ऐसे आ रहा है, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराने से क्या होगा, इसको धक्का देगा और मुझे इसको स्थिर रखने के लिए इधर से फोर्स लगाना होगा, तो मुझे ज़्यादा बल लगाना होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे रख दूँ थोड़ा सा, तो एयर ऐसे आएगा, ब्लॉक करेगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे निकल जाएगा, कुछ टकरा के इधर हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा, कुछ ऐसे निकल जाएगा। और मैं अब इसको ऐसे हाथ लगा रहा हूँ तो महसूस कर पाऊँगा कि मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा कम बल लगाना पड़ रहा है। सेम वाटर के केस में आएगा। अगर ऐसे में रखूँ वाटर ऐसे आ रही है पाइप से, ऐसे में रखूँ तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे रखूँ तो कम। ये आप करके देख सकते हैं, ये चीज़ आप अनुभव करके देख सकते हैं। आप करके देख लीजिएगा, आपको कम फोर्स लगेगा।
तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस केस में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का देखो मैथमेटिकली तो मैं बता रहा है, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ आता है? -1 से लेकर 1 तक। तो -1 सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा क्या होता है? मैक्सिमम, यानी +1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉस 0 1 हो जाएगा, इसका मतलब कि ये मैक्सिमम है, इस केस में मैक्सिमम है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा टिल्ट करूँगा। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, अब ऐसे कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एरिया वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, इसका मतलब कि कुछ एंगल बन रहा है, ये वाला केस है। और अब देखिए कॉस थीटा जो आएगा, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए ये थीटा 60 है, 70 है, 85 है, 80 है, 30 है, 45 है, कुछ भी है, उसका वैल्यू क्या होता है? 1 से कम ही होता है। कॉस 30 क्या होता है? 1/2, आधा हो जाता है 1 से। कॉस 45 1/√2 आता है। कॉस 30 √3/2 होता है। हाँ, कॉस 60 1/2 होता है, हाफ हो जाता है। यानी मतलब इसका ये है कि आप कोई भी इंक्लिनेशन ले लो, मतलब किसी तरह भी सरफेस को आप रख दो, वो अगर वो थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हमेशा इससे कम ही आएगा। इसका मतलब कि इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या कम पास करेंगे। मतलब इस केस में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो जा रहा था, ये वाला यहाँ से पास हो रहा था, बीच वाला तो पास हो गई। ऐसे मैंने कर दिया तो बीच से जो जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो तो अभी भी पास करेगा, पर जो ऊपर वाला जा रहा था, जो यहाँ पे टच कर रहा था, अब ये टच नहीं किया, ऊपर से निकल गया। यानी जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले पास कर रहा था, अब वो नहीं पास कर रहा है। इसका मतलब कि एक वाला जो काउंटिंग है वो अब नहीं गिना जाएगा, जो अब टच करके भी निकल जा रहा है उसको भी हम नहीं गिने, क्योंकि वो पास कर ही नहीं रहा है। पहले ऐसे था तो ऐसे पास कर रहा था, अब ऐसे हो गया, ऐसे निकल गया, नहीं काउंट करेंगे। और नहीं काउंट करेंगे तो क्वांटिटी कम हो गई, क्वांटिटी क्या होगी? कम हो गई। तो यहाँ से भी हमको मैथमेटिक्स से भी पता चलता है, फिजिकल थिंकिंग से भी, थॉट से भी पता चल रहा है कि अगर ऐसे करेंगे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, और कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा मतलब हम काउंटिंग किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, अब मान लीजिए मैं ऐसे टिल्ट करता गया, ऐसे कर दिया। अब ऐसे कर दिया तो पहले हम देखते हैं फिजिकल थॉट से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और हमारा एरिया ऐसे है। तो मुझे बताइए, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सरफेस, ये एरिया है, इससे पास करेगी? नहीं करेगी, टच करके निकल जाएगी लेकिन पास नहीं करेगी। अब इसको मत समझिए कि ये मोटा तो यहाँ से पास, मैंने ये एक सीट मानिए, पतला सीट मानिए, ये पेज मानिए, देखिए ये पेज है पतला, इसको मानिए कि ये एक पेज से पास नहीं कर रहा, वो उसको टच करके निकल जा रहा है। टच करके निकल जा रहा है मतलब 0 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, 0। अब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसी मेजरमेंट को हम फ्लक्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है वो 0 है, तो हमारा मेजरमेंट भी क्या हो गया? 0 हो गया। और मेजरमेंट 0 हो गया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। क्लियर? अब देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, एरिया मेरा ऐसे हो गया फ्लैट, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया? ऐसे ऊपर की ओर। अब ये ऊपर की ओर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे था, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर था, कितना का एंगल बना? 90 का एंगल बना। cos 90 क्या हो जाएगा? cos 90 0, ये 0, तो ये का पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 0। यानी ये हो गया मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम क्या मतलब? 0 फ्लक्स। ये क्या हो गया? फ्लक्स 0। इसका मतलब कि अगर एरिया को हम ऐसे इस फॉर्म में रख दें, इस टाइप में रख दें, तो जो फ्लक्स हो जाता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है।
आप सबने मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी समझ लिया कि फ्लक्स ज़ीरो कैसे होता है, और फिजिकल थॉट से भी, फिजिकल ऑब्जर्वेशन से भी ये चीज़ आपने समझ लिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इससे ज़्यादा और मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि फिर उतना सफिशिएंट नहीं है। आगे जाके आप पढ़ोगे बीएससी में, वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है फ्लक्स के बारे में। तो फिलहाल यहाँ के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अब छोड़ो, मैं वो क्या कहूँगा कि जाने दीजिए, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूँ, कभी मन करे तो करूँगा। खैर यहाँ पे मैं इसको छोड़ता हूँ। चलो मैं बोल ही देता हूँ, मन कर रहा है तो। देखिए, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे JEE मेंस का और नीट का, वहाँ पे तो बहुत सारा क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, पूरा डीप में जाके पूछ दिया जाता है। इसका फ्लक्स हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो भी मैं और आगे बताऊँगा, वहाँ पे पूछ दिया जाता है बहुत डीप में जाके। लेकिन आपका NCERT बुक में जो है वो इतना डीप में जाके दिया नहीं, कॉन्सेप्ट बेसिक से दिया जाता है। तो आखिर बच्चा अगर जो नॉर्मली वो स्कूल से पढ़ रहा है या फिर नॉर्मली कोचिंग करके पढ़ रहा है जो कोर्स का, वो कैसे JEE मेंस निकाल पाएगा? वो तो नहीं निकाल पाएगा। अब जो स्पेशली JEE मेंस का जो कोचिंग होता है, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है डीप में जाके। तो जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो तो पढ़ लेगा, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकता है, जो कोचिंग कर रहा है सिर्फ अपना बोर्ड के लिए, या फिर जो स्कूल से पढ़ रहा है, जो कॉलेज से पढ़ रहा है, वो कैसे निकाल पाएगा? क्योंकि उतना डीप में वो जाके वो पढ़ा, उसका सिलेबस में तो है नहीं, तो वो पढ़ेगा नहीं। जैसे मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, तो वो कैसे तक पढ़ पाएगा? तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्यों होता है, जहाँ पे एक एंट्रांस टेस्ट को इतना हार्ड लेके बच्चे को छाट दिया जाता है, उसको और निकाल दिया जाता है, उसको मनोबल को तोड़ा जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हर एक बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, उसको पूरा अधिकार है उस एक अच्छा एजुकेशन लेने का। पर क्यों नहीं होता है? मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे IIT जैसे कॉलेज बनाने चाहिए। जैसे JEE मेंस में क्या करते हैं लोग, बच्चे IIT में एडमिशन लेने के लिए JEE मेंस निकालते हैं, एडवांस निकालते हैं, और नीट क्या होते हैं, एम्स में एडमिशन कराने के लिए निकालते हैं। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे कॉलेजेस खोलना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हर एक स्टेट में एक IIT और 1-2 NIT होता है, तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक IIT होना चाहिए, ताकि बच्चा सिर्फ इसको ऐसा नहीं कि, देखिए मैं ये नहीं मानता कि कोई बच्चा को IIT NIT में ले लीजिए, ऐसा नहीं। ऐसे ही बच्चे को आप IIT NIT में लीजिए जो पढ़ने के लिए मेहनत कर रहा है, जो थोड़ा जुनून दे रहा है। देखिए, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो 10th या 12th करके छोड़ देते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनसे पता चल जाता है, उनसे ये उनके अंदर ये पता चल जाता है उनके अंदर अपने आप कि मुझसे नहीं होने वाला, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, वो वही देते हैं JEE मेंस और एडवांस का या फिर नीट का एग्ज़ाम। तो उनके लिए एक सिंपल सा एग्ज़ाम लेना चाहिए, नॉर्मल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना चाहिए, ताकि जो गंदे बच्चे हैं वो छट जाए, बाकी पढ़ने वाले बच्चे आ जाएं। क्योंकि देखिए, क्योंकि सिलेबस में आपको उतना है नहीं, और जिस लेवल का आप क्वेश्चन पूछते हैं JEE मेंस और एडवांस में, उस लेवल का तो आपके सिलेबस में दिया नहीं है, तो बच्चा कैसे कर पाएगा? फिर उसको तो कोचिंग करना पड़ेगा। और सीट कम होने के कारण क्या होता है कि इतना हार्ड एग्जाम लिया जाता है कि बच्चा कोचिंग करके दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी नहीं होता है, वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड करने के बाद उसका मनोबल टूटता है, घर वाला मनोबल टूटता है, और बाकी बच्चे रहे तो उनका मनोबल टूटता है। जो नहीं निकाल पाता है 1-2 अटैम्प्ट के बाद, उसका ही मनोबल टूट जाता है कि इतना मेहनत किए, दिन रात पढ़े, फिर भी नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना सीटें आप बढ़ा दीजिए, इतना कॉलेजेस आप खोल दीजिए, बेस्ट से बेस्ट उस पर आप ध्यान दीजिए कि बच्चा मेहनत करे, थोड़ा सा जितना भी हो सके मेहनत करे। इतना भी टफ एग्जाम मत लीजिए कि आदमी परेशान हो जाए इसके बाद। नॉर्मल एग्जाम लीजिए, नॉर्मल मेहनत से बच्चा 4-5 घंटा पढ़ के भी वो एग्ज़ाम निकाल ले, ऐसा एग्ज़ाम लीजिए, बच्चा खुश रहेगा। जो निकालेगा उसके अंदर एक हैप्पीनेस आएगी कि हाँ मैंने एग्ज़ाम को निकाला है, उसके बाद मुझे एडमिशन मिला, ऐसे नहीं मिला है, तो वो भी खुश रहेगा। फिर खैर अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आगे डिस्कस करूँगा मैं इस चीज़ से। मैं थोड़ा सा बहुत ही नाखुश रहता हूँ, मैं खुद में इसका
कि इसके बारे इससे मैं भुगत चुका हूँ। मैं आगे डिस्कस करूँगा, जब आगे क्लासेस चलेगी मैं डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इस चीज़ को यहीं पे छोड़ता हूँ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग जो आगे आने वाले लेक्चर्स में उसमें हम बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में, और उससे जो एप्लीकेशंस आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे इसको छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।